हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। पिछली क्लासेज में हम 12th क्लास की पोएम वाले जो सेक्शन है उसको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोज वाले जो सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वाटर। इसके जो ऑथर है उनका नाम है सीवी रमन, जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। फिजिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ये उनके ऑथर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर वाटर। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी हमारी इन क्लासेस का फ़ायदा ले सके। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वाटर। मैन हैज़ थ्रू द एज शॉट इन वेन फॉर एन इमेजनरी एलेक्जर ऑफ लाइफ द डिवाइन अमृत। मैन व्यक्ति हैज़ थ्रू द एज का मतलब होगा युगों से। व्यक्ति जो है युगों से उसने तलाशा है। किसको तलाशा है? इन वेन। उसकी जो तलाश है वो कैसी साबित हुई है? व्यर्थ है। तो यानी कि आदमी जो है, व्यक्ति जो है वो वर्षों से उसकी जो तलाश है वो व्यर्थ साबित होती रही है। किसकी तलाश कर रहा है व्यक्ति? फॉर एन इमेजनरी एलेक्जर ऑफ लाइफ। इमेजनरी यानी काल्पनिक, एलेक्जर का मतलब होता है अमृत ऑफ लाइफ यानी जीवन का। जीवन का जो काल्पनिक अमृत है उसके लिए जो व्यक्ति की तलाश है उसको व्यक्ति की जो तलाश है वो व्यर्थ ही रही है, यानी कि व्यर्थ में उसको तलाशता रहा है। द डिवाइन अमृत। और वो कौन सी काल्पनिक जीवन का अमृत कौन सा है? वो यानी कि वो ईश्वरीय अमृत है। यानी कि आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि मानव ने या व्यक्ति ने जो अमृत है उसको बार बार खोजने की कोशिश की है। ए ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमोर्टलिटी। ए ड्रॉट एक बूंद, ये कह सकते हैं, एक घूंट कह सकते हैं उसकी। अमृत की जो एक घूंट होती है, अमृत की जो एक घूंट होती है, ऑफ जिसका वास थॉट, जिसको माना जाता है टू कन्फर इमोर्टलिटी। इमोर्टलिटी को होता है अमरता, यानी कि जिसकी एक जो घूंट होती है वो अमरता को प्रदान करने वाली मानी गई है। ऑफ विच वास थॉट जिसे माना जाता था टू कन्फर का होता है प्रदान करने वाला। किस चीज़ को प्रदान करने की बात हो रही है? इमोर्टलिटी का मतलब अमरता। आप जानते ही होंगे कि अमृत वो चीज़ है कि हम हमेशा अमर बना सकती है। तो इसलिए पहले बताया गया है कि जिसकी एक घूंट जो है, एक बूंद जो है, अमरता को प्रदान करने वाली बताई जाती थी। बट लेकिन द ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स। लेकिन जो वास्तविक जीवन का अमृत है वो क्या है? लाइज छिपा हुआ है नियर टू आवर हैंड्स, हमारे हाथों में ही। लेकिन जीवन का जो वास्तविक अमृत है वो तो हमारे हाथों में छिपा हुआ है। कौन से अमृत की बात होती है यहाँ पर? जल की। फॉर क्योंकि इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। क्योंकि ये क्या है? इट इज़ द कॉमनेस्ट, सबसे साधारण चीज़ है, ऑफ ऑल लिक्विड्स, सभी तरल पदार्थों में। सभी तरल जो पदार्थ है उनमें सबसे साधारण, सबसे सामान्य चीज़ है, सामान्य है वो क्या है? प्लेन वाटर, बिल्कुल साधारण पानी। बिल्कुल प्लेन जो वाटर होता है वो सभी तरल पदार्थों में सबसे साधारण चीज़ है। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट। आगे कहता है यहाँ पर होता है कि आई रिमेंबर वन डे, मैं उस एक दिन को याद कर रहा हूँ। आई रिमेंबर वन डे, मैं उस एक दिन को याद कर रहा हूँ। स्टैंडिंग ऑन द लाइन, जब मैं एक लाइन पर खड़ा हुआ था। स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, ऑन द लाइन एक लाइन पर, विच सेपरेट्स जो अलग करती है। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग करना। विच सेपरेट्स जो अलग करती है, किसको अलग करती है? द लीबियन डेजर्ट, यानी कि लीबिया का मरुस्थल। लीबिया एक देश का नाम है। लीबिया का जो मरुस्थल है उसको अलग करती है फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र देश। जो मिस्र देश की एक नदी है जिसका नाम है नील नदी, और नील नदी का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है नील नदी घाटी क्षेत्र। तो मैं उस एक दिन को याद कर रहा हूँ जब मैं एक लाइन पर खड़ा हुआ था, और वो लाइन जो थी वो लीबिया के मरुस्थल को नील नदी घाटी के क्षेत्र से अलग कर रहा था। यानी कि उस लाइन से एक तरफ तो क्या था? लीबिया का मरुस्थल, और एक तरफ क्या था? मिस्र देश में जो बहने वाली नील नदी घाटी का क्षेत्र। ऑन वन साइड वाज विजिबल ए सी ऑफ बिलोइंग सैंड।
ऑन वन साइड एक तरफ, वाज विजेबल, विजेबल का मतलब दिखने वाला था क्या, ए सी ऑफ बिलोइंग डैश सैंड, बिलोइंग सैंड, बिलोइंग सैंड का मतलब है बादलों की शक्ल के जैसा ऊपर उठता हुआ बादल। तो ऑन वन साइड एक तरफ क्या था, वाज विजिबल दिख रहा था, ए सी, एक सी का मतलब हो गया एक समुद्र दिख रहा था, वो समुद्र क्या था, बिलोइंग सैंड, यानी कि समुद्र किसका था, वो बिलोइंग सैंड। बिलोइंग सैंड का मतलब है बादलों की शक्ल जैसा ऊपर उठती हुई रेत जो होती है। बिलोइंग का मतलब क्या हो गया, बादलों की शक्ल, बादल जैसे होते हैं ना, तो बादलों की शक्ल के जैसा ऊपर उठती हुई रेत के जैसा, ऊपर उठती हुई रेत के समुद्र, ऊपर उठती हुई रेत का समुद्र। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ एक तरफ तो क्या दिखाई दे रहा है उसको, केवल रेत ही रेत दिखाई दे रहा है, रेत जो है वो उड़ रही है, रेत जो है वो ऐसी उड़ती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर, और विदाउट ए स्पैक ऑफ ग्रीन, वहाँ पर एक हरियाली का धब्बा भी नहीं था, केवल रेत ही रेत थी, केवल मरुस्थल ही मरुस्थल था। विदाउट ए स्पैक, स्पैक का होता है एक धब्बा, यानी कि वहाँ पर एक धब्बा भी नहीं था किसका, हरियाली का। और ए सिंगल लिविंग थिंग और एनीवेयर, और कहीं भी कोई भी एक जीवित प्राणी भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबल ऑन इट, इस पर। यानी कि एक तरफ लेखक बता रहा है कि मैं उस लाइन पर खड़ा हुआ था जहाँ से जो मिस्र देश की नील नदी घाटी क्षेत्र है वो अलग होती है लीबिया के मरुस्थल से। तो एक तरफ तो बता रहा है यहाँ पर कि जो क्षेत्र है वो पूरा रेत से आच्छादित था, यानी कि उसमें केवल रेत ही रेत के टीले दिख रहे थे, ना तो वहाँ पर एक हरियाली का धब्बा था और ना ही वहाँ पर कोई भी जीवित प्राणी उसको दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ, ले वन ऑफ ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जबकि दूसरी तरफ उसको क्या दे रहा है कि इस पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर सबसे हरे भरे, ग्रीनेस्ट का मतलब सबसे हरे भरे, सबसे उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, सबसे हरे भरे, सबसे उपजाऊ और डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि डेंसली कौन होता है, सघन, और पॉपुलेटेड का मतलब हो गया बस्ती, या कह सकते हैं जनसंख्या वाले। तो सघन बस्ती वाले जो क्षेत्र है उनमें से एक जगह उसको वहाँ पर दिखाई दे रही थी। उसने बताया है कि एक तरफ तो उसको पूरा रेत ही रेत दिखाई दे रहा था, रेत का मरुस्थल बादलों के शकल के जैसा वहाँ पर उसको दिखाई दे रहा था, जहाँ पर कोई भी हरियाली का एक धब्बा भी नहीं था, कोई भी एक जीवित प्राणी भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उसको सबसे उपजाऊ, सबसे हरे भरे और सबसे ज़्यादा सघन जो जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं उनमें से कोई एक जो था वो वहाँ पर उस पृथ्वी पर, वहाँ पर उस जगह पर दिखाई दे रहा था। टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, और वो जो क्षेत्र था बिल्कुल जीवन और हरियाली, कह सकते हैं वेजिटेशन का होता है वनस्पति, तो जीवन और जो वनस्पति है उससे वो, टीमिंग का मतलब है भरपूर था, कैसा था वो क्षेत्र, वनस्पति भी उसमें अच्छी खासी थी और वहाँ पर जीवन भी अच्छा, जीवन कहने मतलब यहाँ पर लोग भी जो थे अच्छे बहुत ज़्यादा निवास कर रहे थे। तो यानी कि एक तरफ जहाँ लीबिया का मरुस्थल था वहाँ पर तो लोग कोई रह ही नहीं रहे थे, और जबकि दूसरी तरफ जो नील नदी घाटी जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर बिल्कुल हरियाली थी और दूसरी तरफ वहाँ पर रेत ही रेत थी। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अब देख इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों, वाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कर दिया। वाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस हुआ वो किसने बनाया, वाई, क्यों, इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नील, क्या ये नील नदी का ही पानी है, फ्लोइंग डाउन, जो बहता है कहाँ पर, टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज ए वैली, वाई, क्यों, इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नील, क्या ये नील नदी का ही पानी है, फ्लोइंग डाउन, जो बहता है, टू द मेडिटेरियन, कहाँ पर बहता है, भूमध्य सागर की ओर, कहाँ बहता है ये पानी, भूमध्य सागर की ओर। मेडिटेरियन का मतलब क्या होता है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर आपको मैप में मिल जाएगा, वर्ल्ड के मैप में आप देखना, भूमध्य सागर की ओर ये बहता है पानी नील नदी का, फ्रॉम इट्स सोर्सेज, इसकी उत्पत्ति से, कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ मील्स अवे, यानी कि थाउजेंड ऑफ मील यानी कि 2000 मीलों से दूर, यानी कि अपनी उत्पत्ति से 2000 मील की दूरी पर ये जो नील नदी का पानी है वो भूमध्य सागर की ओर जाता है।
जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सॉइल ऑफ द नील वैली इज क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूवैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक टेल अस हमें बताते हैं कि द एंटायर सॉइल जो संपूर्ण मिट्टी है, संपूर्ण मिट्टी है, कहाँ की मिट्टी की बात हो रही है? ऑफ द नील वैली, नील घाटी की, नील नदी जो घाटी है वहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी मिट्टी इज द क्रिएशन, वो क्रिएशन है, क्रिएशन मतलब सृजन की हुई है, बनाई हुई है, किसके द्वारा बनाई हुई है? ऑफ द रिवर इटसेल्फ, इस खुद नदी के द्वारा। नील घाटी की जो मिट्टी है वो खुद, मिट्टी को बनाने वाली वो खुद नदी है, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी नदी जब बह कर के आती है तो अपने साथ साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह सब चीज़ें बहा करके लाती है, और जिन जगह पर इनको इकट्ठा करके रखती है वहाँ की जो मिट्टी है अपने आप ही उपजाऊ होती है। ब्रॉड डाउन, उनको नीचे लाती है एज द फाइनेस्ट सिल्ट, फाइनेस्ट सिल्ट का मतलब है हल्की गाद के रूप में, इन इट्स फ्लड वाटर्स, किसमें? उसके बाढ़ के पानी में। बाढ़ का जो पानी होगा उसमें इनको उस सिल्ट को बहा करके लाई जाती है। सिल्ट का मतलब होता है गाद। गाद कौन सी होती है? जो मिट्टी के साथ, पानी के साथ साथ जो मिट्टी बह करके आती है वो क्या कहलाती है? गाद, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एबिसीनिया, कहाँ से लाती है वो? एबिसीनिया की उच्च भूमि से। एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल एशिया, और दूर दराज की जो मध्य एशिया है वहाँ से इस मिट्टी को बहा के लाती है। एंड लेड डाउन, और इसे लेड डाउन कर देती है। लेड डाउन का मतलब नीचे डाल देती है। थ्रू द एज, युगों से डालती रही है, यानी कि बहुत समय से डालती रही है। इन द ट्रफ, ट्रफ का मतलब होता है गर्त है। इन मिट्टी को, जो मिट्टी को वह एबिसीनिया के उच्च भूमि से और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से जो मिट्टी बहा करके लाती है नील नदी, उस मिट्टी को वह उन गर्तों में डाल देती है। गर्त का मतलब, ट्रफ का मतलब क्या होता है? गर्त। गर्त का मतलब कह सकते हैं गड्ढे। उन गड्ढों को गड्ढे में डाल दिए ताकि वो गड्ढे जो होते हैं वो भर जाते हैं। विच द नील फ्लोज थ्रू विच, जिनमें होकर के, उन गड्ढों में होकर के, जिन गर्तों में होकर के नील फ्लोज, नील नदी जो है वो बहती है। इनटू द सी, कहाँ पर चली जाती है वो? फिर समुद्र में। यानी कि जिन गर्तों में होकर के जो नील नदी है वो बहती हुई समुद्र में चली जाती है, तो उन गर्तों में उस मिट्टी को वो डाल देती है। इजिप्ट इन फैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर। अगर सही वास्तव में बात की जाए, इनफैक्ट मतलब वस्तुतः, या कह सकते हैं वस्तुतः, जो इजिप्ट है वाज मेड, वो बना हुआ है बाय इट्स रिवर, इसकी नदी के द्वारा। जो मिस्र देश है वो वास्तव में ये नदी के द्वारा ही बना हुआ है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, इसकी जो प्राचीन सभ्यता है, वाज क्रिएटेड, ये बनाई गई थी, बनाई जाती थी। एंड इज सस्टेन्ड, और इसे निरंतर रूप से सहारा दिया गया है बाय द लाइफ गिविंग वाटर, इसे जीवन देने वाली नदी से। वाटर्स का मतलब यहाँ पर नदी मान के चलेंगे, तो यह जो जीवन देने वाली नदी है, कौन सी नदी की बात हो रही है? नील नदी की। तो जीवन देने वाली जो नदी है नील नदी, इसी के द्वारा इसकी प्राचीन सभ्यता है उसको बनाया गया, और इसी के द्वारा इसको आश्रय प्रदान किया गया। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो सालों साल, यानी कि जैसे जैसे एक साल के बाद दूसरा साल, तो साल बदा साल के बाद में कम डाउन जो आती रहती है। विद अनफेलिंग, अनफेलिंग का मतलब होता है अचूक रूप से, यानी कि कह सकते हैं कि बिना रुकावट के, रेगुलरिटी, नियमित रूप से। यानी कि ये जो नदी है बिना किसी रुकावट के, अचूक रूप से, नियमित रूप से साल दर साल जो है वो आती रहती है। I give this example and could give many others to emphasize that this common subject which we take for granted in our daily life in the most potent and most wonderful thing on the face of our earth. I give this example, मैं यह एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यह उदाहरण देता हूँ। एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण भी दे सकता हूँ। टू एम्फसाइज, जोर डालने के लिए, किसके लिए? दबाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए, बल देने के लिए। दैट की दिस कॉमन सब्सटेंस, ये जो साधारण सा तत्व है, कॉमन का मतलब सामान्य और सब्सटेंस का मतलब तत्व, विच, जिसे वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे हम क्या मान लेते हैं? साधारण सा मान लेते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे रोजाना के जीवन में। कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन इसे किस लिए दे सकता हूँ?
टू एम्फेसाइज, इस बात पर जोर डालने के लिए जो कॉमन सा हमारा तत्व है, इस जो साधारण सा जो तत्व है जिसे हम बिल्कुल साधारण सा मानते हैं हमारी डेली लाइफ में, इज द मोस्ट पोटेंट, ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली है। पोटेंट का मतलब प्रभावशाली, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और सबसे अद्भुत चीज़ है ऑन द फेस ऑफ द ओवर अर्थ, हमारी इस पृथ्वी की सतह पर, हमारी इस पृथ्वी की सतह पर ये बहुत ज़्यादा क्या है, वंडरफुल है, अद्भुत है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, इसने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। इट हैज़ प्लेड ए रोल, उसने एक भूमिका निभाई है, ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, वास्ट का मतलब होता है अपार या विशाल, और सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया महत्व, इसने अपार और महत्व दिया है, अपने अपार महत्व का एक भूमिका निभाई है। इन शेपिंग, किसमें, शेप करने में, शेप का मतलब होता है मार्ग बनाना या कह सकते हैं बनावट देना, तो इन शेपिंग द कोर्स, कोर्स का मतलब हो गया मार्ग, कि इस नदी ने, इस पानी ने ऑफ अर्थ हिस्ट्री, इस पृथ्वी के इतिहास का मार्ग बनाने में बहुत भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन शेपिंग द कोर्स, यानी कि मार्ग को बनाने में, ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, इस पृथ्वी के इतिहास का। एंड कंटिन्यू, और अभी भी जारी है, टू प्ले, निभाना, द लीडिंग रोल, क्या निभा रही है अभी भी ये, लीडिंग रोल, यानी कि अग्रणी भूमिका निभा रही है, इन द ड्रामा ऑफ द लाइफ, यानी कि जीवन के इस ड्रामा में, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट, हमारे इस ग्रह की सतह पर। सरफेस का मतलब हो गया सतह, एंड प्लानेट का मतलब हो गया ग्रह, तो हमारा जो ग्रह है इसकी सतह पर आज भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड एज वाटर। अब आपको पता होगा, शहरों की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पर, कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है देहाती क्षेत्र। देहाती क्षेत्र कौन से होते हैं, जहाँ पर ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को अपन देहाती क्षेत्र बोलते हैं। तो देहाती क्षेत्रों की बात की जा रही है। देयर इज नथिंग विच एड्स, की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई और चीज़ नहीं है, विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी, जो इतना ज़्यादा इजाफा कर देती हो किसमें, ब्यूटी में। ब्यूटी का मतलब सुंदरता, ऑफ द कंट्री साइड, किसकी सुंदरता, कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब देहाती, यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, देहाती जो क्षेत्र होते हैं उनकी सुंदरता में जो इससे ज़्यादा इजाफा कर दे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एज वाटर, जैसे कि कौन सी बात हो रही है, पानी, यानी कि जितना कि जल किसी भी क्षेत्र की सुंदरता में इजाफा करता है, उससे ज़्यादा सुंदरता में इजाफा कोई सी चीज़ें नहीं कर सकती ग्रामीण क्षेत्रों में। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, चाहे से एक छोटा सा स्ट्रीम क्यों नहीं हो, स्ट्रीम का मतलब होता है एक छोटी सकड़ी नदी, चाहे एक छोटी नदी क्यों नहीं हो या झरना ही क्यों नहीं हो, कह सकते हैं नदी है मतलब झरना। ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, जो चट्टानों पे से टप टप टपकते हुए, यानी कि ट्रिकलिंग का मतलब होता है टप टप टपकते हुए, यानी कि बूंद बूंद टपकते हुए। चाहे से छोटी सी नदी क्यों नहीं है, छोटा सा झरना ही क्यों नहीं हो, जो चट्टानों से बूंद बूंद टपकते हुए हो, या फिर और ए लिटिल पॉन्ड, चाहे से या कोई छोटा सा तालाब भी क्यों नहीं हो, बाय द वे साइड, जो कहाँ पर हो, किसी मार्ग पर हो, वेयर, जहाँ कैटल क्वेंच देयर थ्रस्ट, जहाँ पर जो मवेशी है वो अपने क्वेंच करते हैं। क्वेंच का मतलब बुझाना, क्वेंच का मतलब क्या होता है, बुझाना। किसको बुझाने की बात हो रही है, देयर थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। कि चाहे से यह एक छोटी नदी क्यों नहीं हो या छोटी सी झरना ही क्यों नहीं हो जो किसी चट्टान से टप टप टपक रहा हो, या फिर चाहे से कोई छोटा सा तालाब भी क्यों नहीं हो किसी मार्ग पर, जिसमें जो मवेशी है वो शाम के समय, एन इवनिंग, शाम के समय अपनी प्यास को बुझाते हो। द रेन फेड टैंक दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, रेन फेड टैंक्स की जहाँ बात होती है यानी वर्षा से भरने वाले तालाब, रेन फेड टैंक्स, वर्षा से भरने वाले जो तालाब हैं, दैट आर सो कॉमन, जो बहुत ज़्यादा क्या है, सामान्य बात है, कहाँ पर, इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में इनका होना एक सामान्य सी बात है। अलास, लेकिन दुख की बात यह है, ऑफन सो सैडली नेगलेक्टेड, कि इन्हें बुरी तरह से इनकी क्या कर दी गई है, नेगलेक्ट कर दिया गया है, इनको उपेक्षा कर दी गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर इनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इनकी उपेक्षा कर दी जाती है, इन देयर मेंटेनेंस, किसमें, उनके रखरखाव में, कि उनका रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, और जब ये तालाब पूरे भरे होते हैं, जब ये जो रेन फेड टैंक्स हैं जब ये पूरे भरे होते हैं,
उस समय पर ही बड़ा चीयरिंग साइट होता है। चीयरिंग साइट का मतलब हो गया आनंदित दृश्य, यानी कि जो वर्षा से भरे हुए जो तालाब है जब ये पूरे भरे होते हैं तब उस समय पर बड़ा आनंदित दृश्य होता है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, शैलो का मतलब होता है छिछले या कह सकते हैं गहरे, कि निसंदेह रूप से वो गहरे तो हैं बट लेकिन दिस इज लेस एविडेंट, लेकिन इसके कम ही प्रमाण हैं। दिस इज लेस एविडेंट, इसके कम ही प्रमाण है। सिंस चूंकि द वाटर इज सेल्ट लेदेन, क्योंकि जो पानी होता है वो गाद से भरा होता है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी चली जाती है पानी में नीचे, तो जो सिल्ट लेदेन होता है, सिल्ट लेदेन मतलब गाद से भरा हुआ होता है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और वह रोशनी को वापस भेज देता है। यानी कि जब अगर नीचे छिछला हुआ होगा, पूरा गाद नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो अपने आप पानी आर पार नीचे दिखने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें वो नीचे गाद होगी, मिट्टी हो ज़्यादा होती है, तो फिर वो जो पानी है वो ऊपर से दिखाई भी ठीक से नहीं देता और रोशनी को वापस भेज देता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयर फॉर शो अप, और इसलिए देयर फॉर का मतलब इसलिए जो बॉटम होता है, बॉटम का मतलब पैंदा, जो तल होता है, शो अप वो दिखाई नहीं देता है। These टैंक्स प्ले विटाल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, ये जो तालाब होते हैं वो एक महत्वपूर्ण निभाते हैं, विटाल रोल इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिणी भारत की कृषि में। इन मैसूर की बात करें फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैसूर में मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम, बहुत ज़्यादा जो चावल है, ज़्यादातर जो चावल है, मच ऑफ द राइस जो ज़्यादातर जो चावल है, इन इज ग्रोन वो उगाया जाता है इन दैम उन्हीं तालाबों में। सम ऑफ दीज टैंक्स, उनमें से कुछ टैंक तो आर सरप्राइजिंगली लार्ज, आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं। एंड और इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, एक बड़ा सुंदर दृश्य होता है, टू सी देखना, द सनराइज किसको देखना, उगते हुए सूर्य को, और सेट या फिर छिपते हुए सूर्य को, ओवर वन ऑफ देम उनके ऊपर से, यानी कि उन तालाबों के ऊपर से किसी उगते हुए सूर्य को देखना, किसी सूर्य अस्त होते हुए को देखना, बड़ा एक सुंदर दृश्य होता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड टू द आइज इन द ह्यूमन फेस, आगे बताया है कि जब अपन पानी को देखते हैं किससे, भूदृश्य में, लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य, यानी कि अगर अपन ऊपर भूमि से अपने चित्रों को लेते हैं, यानी किसी अगर सैटेलाइट वगैरह से अगर चित्रों को लेते हैं, वहाँ पर अगर पानी को अपन देखते हैं तो उसकी तुलना की जाती है किससे, कि हमारी ये क्या है, पानी जो है वो आँख है एक तरीके से, किसकी आँख है वो, ह्यूमन फेस, मानव के चेहरे की जो आँख होती है, मानव के चेहरे में जो आँख होती है, यानी कि हमारा पूरी पृथ्वी है वो तो चेहरा हो गया, और इसमें जो आँखें हैं उसको कंपेयर किया गया है किससे, उस पानी से भरे हुए तालाब से। इट रेफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, यह समय के जो मिजाज है उसको महसूस कराती है। इट रेफ्लेक्ट्स, रेफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन करना, इट रेफ्लेक्ट्स से महसूस कराती है द मूड ऑफ द आवर का मतलब समय की जो मिजाज है, समय का जो मूड होता है उसको महसूस कराती है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन साइज, और जब सूर्य जो है इन तालाबों के ऊपर से चमकता है तो उस समय पर यह ब्राइट बिल्कुल चमकता हुआ एक गे और गे का मतलब है एक तरह से दीप्त, एक कह सकते हैं बिल्कुल उज्ज्वल सा दिखता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब जो स्काई है, व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब आकाश जो है जिसमें बादल छा जाते हैं उस समय पर, यानी कि जैसे ही आकाश में बादल छा जाते हैं उस समय पर यह किस में बदल जाता है, टर्निंग टू डार्क, ये बिल्कुल एक तरीके से सांवला सा, और ग्लूमी का मतलब अंधेरा सा हो जाता है। बिल्कुल ये जो पानी है इसमें भी बिल्कुल सांवलापन आ जाता है और बिल्कुल इसमें भी अंधेरा सा हो जाता है जैसे ही आकाश में ओवरकास्ट होता है, आकाश में जैसे ही बादल हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इनटू सस्पेंशन। दो चीज़ आती हैं इसमें, एक तो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का मतलब होता है निक्षेपण कह सकते हैं। निक्षेपण का मतलब है कि जब नदी अपने साथ में जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा करके लाती है, उसे किसी के नीची जगह पर, कह सकते हैं गर्त हो सकता है या फिर समुद्र होता है वहाँ पर, या फिर कोई तालाब वगैरह होता है वहाँ पर, जब उसको डाल देती है तो वो कहलाता है निक्षेपण, यानी कंकड़ पत्थर मिट्टी का जमाव क्षेत्र, वो क्या कहलाता है, हमारा निक्षेपण विधि। तो इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट है, सबसे उल्लेखनीय
तथ्यों में से एक है किसके बारे में, अबाउट वाटर, पानी के बारे में, वो है क्या है, इट्स पावर, उसकी शक्ति। टू कैरी सिल्ट, किसको ले जाने की, सिल्ट को ले जाने, सिल्ट का मतलब गाद, कंकड़ पत्थर जो मिट्टी आती है उसको बहाकर ले जाने की उसकी शक्ति। और फिर फाइनली अंत में डिवाइडेड सॉइल, मिट्टी को बांट देना, किसमें, इन सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब निक्षेपण में, निक्षेपण में जो मिट्टी है उसको बांट देना। इस ये भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जो जल होता है, पानी जो होता है वो अपने साथ कंकड़ सिल्ट को लेके जाता है, गाद को ले जाता है और साथ ही साथ जब निक्षेपण के समय आता है तो वो मिट्टी को अलग कर देता है, कंकड़ पत्थर को अलग कर देता है, वही क्या कहलाता है, निक्षेपण। तो निक्षेपण में मिट्टी को अलग कर देना यह भी उसकी एक शक्ति है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, रेन फेड टैंक्स यानी कि वर्षा से भरे हुए टैंक, यानी कि वर्षा से भरे हुए जो तालाब है उनमें दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द रेन फेड टैंक्स, यानी कि पानी का जो रंग होता है, कलर ऑफ द वाटर, पानी का जो रंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेष रंग, जो पानी का विशेष रंग है उसका भी मुख्य कारण क्या है, यही है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति या कारण, दिस इज द ओरिजिन, ये कारण है, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द वाटर, यानी कि पानी का जो विशेष रंग है उसके कारण भी यही है, इन रेड फेड टैंक्स, वर्षा से भरे हुए तालाबों में। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ तालाबों में रंग कैसा होता है पानी का, कुछ तालाबों में रंग कैसा होता है, तो ये भी कारण किसकी वजह से होता है, इस मिट्टी के कारण ही होता है कि जो तालाबों में मिट्टी जो बहा करके लाई गई है या फिर जो वर्षा के समय पर जो पानी बहता हुआ चला था उसके साथ साथ जो मिट्टी आई है, किस रंग की मिट्टी आई है, उसी वजह से उन तालाबों में का जो पानी होता है उसका रंग भी बदल जाता है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ, ये जो रंग होता है, दिस कलर, यह जो रंग है, वेरीज, ये भिन्नता लिए होता है, वेरीज का मतलब अलग होता है, भिन्नता लिए होता है, भिन्नता लिए होना, वेरीज का मतलब किससे भिन्नता लिए होता है, विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया का मतलब होता है भराव क्षेत्र, कैचमेंट एरिया यानी कि भराव क्षेत्र, भराव क्षेत्र कौन से, जहाँ पर वर्षा का पानी आकर के एक जगह इकट्ठा होता है, तो वो जो कैचमेंट एरिया होता है यानी कि भराव क्षेत्र में जो अर्थ है, अर्थ का मतलब यहाँ पर है मिट्टी से, मिट्टी की जो प्रकृति होती है, मिट्टी का जो जैसा रंग होता है उसी प्रकार से अपने आप को बना लेता है। यानी कि जो तालाब का जो पानी होता है वो अपने रंग को किस वजह से बनाता है, कैसे बनाता है कि जब कैच यानी कि जो भराव क्षेत्र होगा, तालाब जो होगा, वहाँ पर मिट्टी का जो रंग होगा उसी के जैसे अपने आप में भिन्नता लिए हुए पानी होता है। एंड इज ए मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, और फिर क्या होता है, जैसे ही बरसात हुई, फॉलोइंग रेन यानी कि बरसात होने के बाद में, फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन यानी कि बरसात हुई उसके बाद में उसका जो ताज़ा प्रवाह आएगा, इनफ्लो का मतलब प्रवाह यानी कि बह करके जो नया पानी आएगा, ताज़ा प्रवाह जो होगा उसके बाद में इज मोस्ट विविड, यह अत्यधिक रूप से चटकीला हो जाता है। विविड का मतलब क्या होता है, चटकीला। ये जो पानी होता है इसका रंग जो है बिल्कुल सबसे ज़्यादा चटकीला हो जाता है, बिल्कुल साफ क्लीन सा दिखने लग जाएगा। कब दिखेगा, जब बरसात होने के बाद में उसके में पानी बह करके आएगा, ताज़ा जो प्रवाह होगा, पानी बह करके, ताज़ा जो पानी बह करके आएगा, उस समय पर ये जो मिट्टी वगैरह है ये तो नीचे बैठ जाती है और जो गर्त है वो भी सारे भर जाते हैं, तो उस समय पर जो पानी है बिल्कुल चटकीला रंग दिखाई देता है उसका। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, तेजी से जो बहता हुआ पानी है, स्विफ्टली का मतलब हो गया तेजी से बहता हुआ पानी। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, तेजी से बहता हुआ पानी, कैन कैरी ले जा सकता है, फेयरली लार्ज अत्यंत बड़े, एंड हैवी पार्टिकल्स और भारी कणों को, पार्टिकल्स का मतलब कण, अत्यंत बड़े बड़े और भारी कणों को भी ले जा सकता है। पानी तो आपने देखा होगा बड़े बड़े शिलाओं को तोड़ देता है, तो तेजी से जो बहता हुआ पानी है वो अत्यंत बड़े और भारी कणों को भी ले जा सकता है। एंड द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, और जो हल्के हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि हल्के जो कण होते हैं, हाउएवर फिर भी, रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, फिर भी आपको पता होगा भारी होगा तो वो डूबते हुए जाएगा, लेकिन जो सबसे हल्के जो कण होते हैं वो फिर भी रिमेन फ्लोटिंग, वो तैरते रहते हैं। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, तो वो तैरते रहते हैं
विद इन द लिक्विड किस में तैरते रहते हैं, उसी तरल पदार्थ में, यानी पानी में वो तैरते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, किसकी वजह से, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, उनकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी का मतलब होता है सघनता, या कह सकते हैं घनत्व, कि उनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ये जो हल्के जो तत्व होते हैं, हल्के जो कण होते हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं। एंड और आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस, और इन कणों को बहुत ज़्यादा दूरी तक ले जाया जाता है। इन जो छोटे छोटे कण होते हैं, हल्के हल्के जो कण होते हैं, इन कणों को बहुत ज़्यादा दूरी पर ले जाया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इससे आगे के डिस्कस करते रहेंगे। तो इसके अलावा मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोज़ भी डाल सकूं। थैंक यू।